हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हम सब के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर और ऑसिलेटर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो अच्छा यही होगा कि आप पिछले वीडियोस को पूरा देख कर ही इस वीडियो को देखें। अगर आपने देख रखे हैं या फिर आप नहीं देखना चाहते हैं, जाने दीजिए सर तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये वीडियो भी मैं आपको ऐसी कोशिश करूंगा कि आपको पूरा समझ में आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, जो चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में, लास्ट में, अल्फा बीटा पैरामीटर्स, एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, पैरामीटर्स अल्फा बीटा गामा और अल्फा बीटा के बीच में बेसिकली रिलेशन जो था, वो सारी चीजें हमने देखी थी। उस पर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। न्यूमेरिकल रिपीटेटिव है, पर मैंने कोशिश की है कि आपको कई सारे न्यूमेरिकल्स करा दिए जाएं। कराने का उद्देश्य ये है कि बार बार एक ही तरह का न्यूमेरिकल करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। ठीक है, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आपका है 34th क्वेश्चन, 33 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर किसी ने नहीं देखा है वीडियो तो आप शुरू से देखिए। ठीक है, छोटे छोटे आपके 40-45 मिनट के लेक्चर्स हैं, आप उनको फास्ट फॉरवर्ड करके देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप 1.5 पे आराम से देख सकते हैं और आपको आदत भी डालनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये सारी चीजें आपने एक बार पढ़ रखी हैं, है ना। अल्फा बीटा पैरामीटर तो सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में अब इंक्लूड हो गया है, 12th में भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको पता है। आपको क्या करना चाहिए, आपको फास्ट फॉरवर्ड करके देखना चाहिए ताकि आपका टाइम कम लगे और आप कवर ज्यादा कर सकें। ठीक है, चलिए 34th क्वेश्चन, फॉर अ ट्रांजिस्टर बीटा इज इक्वल्स टू 50, IB बेस करंट इज इक्वल्स टू 25 माइक्रो एम्पियर। देखिए थोड़ा अलग लिखा था, फॉर अ ट्रांजिस्टर करंट गेन बीटा इज इक्वल्स टू 50 एंड बेस करंट IB इज इक्वल्स टू 25 माइक्रो एम्पियर। पर जगह बचाने के लिए मैंने वो सब हटा दिया है। देन एमीटर करंट विल बी, क्या बोल रहा है, बीटा 50 है और IB 25 माइक्रो एम्पियर है, तो एमीटर करंट कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपका बीटा होता क्या है। बीटा क्या होता है, बीटा जो है वो करंट गेन है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। किसमें, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, आपको पता है ना कॉमन एमीटर में है कि कॉमन बेस में है, आप कैसे पता करेंगे। डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट है तो डाउट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्लियर करने का टाइम नहीं मिलेगा। देखिए बीटा हो गया कॉमन एमीटर में, कैसे दिखाते हैं हम, ये दिखाते हैं हम IC अपॉन IB। ठीक है, IC अपॉन IB, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB भी दिखाते हैं। अब देखिए यहां क्या दिया हुआ है, IB दिया है। ठीक है, IB दिया हुआ है 25 माइक्रो एम्पियर। तो यहां से आप IC निकाल सकते हैं, IB इंटू बीटा आ जाएगा आपका 25 इंटू 50 माइक्रो एम्पियर। टोटल कितना आएगा 1250 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, IC की वैल्यू यानी कलेक्टर करंट की वैल्यू आ गई 1250 माइक्रो एम्पियर। तो आपका एमीटर करंट कितना होगा, देखिए एमीटर करंट पूछा है। ठीक है, तो एमीटर करंट आप जानते हैं IE क्या होता है, IE होता है IC प्लस IB। IC कितना है 1250 माइक्रो एम्पियर और IB कितना है 25 माइक्रो एम्पियर। तो टोटल मिलके क्या हो जाएगा 1275 माइक्रो एम्पियर या फिर 1.275 मिली एम्पियर। ऑप्शन कौन सा है 1.275 मिली एम्पियर। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है,
कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, मिटा दे रहे हैं इसको, नोट कर लीजिएगा पॉज करके। अगला देखिए, इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0.98, अल्फा जो है आपका करंट गेन है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। देन कलेक्टर करंट करस्पॉन्डिंग टू 5.0 मिली एम्पियर चेंज इन एमीटर करंट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या पूछा है? एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। क्या पूछ रहा है? बोल रहा है अगर करंट गेन अल्फा जो है वो 0.98 है तो कलेक्टर करंट corresponding to 5 milliampere change in emitter current is, पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है कलेक्टर करंट, ठीक है, कलेक्टर करंट पूछ रहा है corresponding to 5 milliampere change in emitter current, ठीक है। यानी कि डेल्टा IE चेंज इन एमीटर करंट कितना है? 5 मिलीएम्पियर, ठीक है। उसके बाद देखिए, बोल रहा है अल्फा कितना दिया है आपका? 0.98, ठीक। तो पूछ क्या रहा है? कलेक्टर करंट। अब देखिए अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE। यहां से डेल्टा IC कितना हो जाएगा? अल्फा डेल्टा IE 0.98 इंटू 5 कितना आएगा? कम ही आएगा, 4.9 आएगा, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करते तो 4.9, क्लियर है। 5 तो ऑप्शन से भी आप तुरंत ही निकाल लेते। कलेक्टर करंट पूछा है तो 5 से तो कम ही होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, और इतना कम भी नहीं होगा, तो 4.9 होगा, ठीक। ये चीज तो अच्छी है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग में अभी स्टक की है, ठीक है, अभी क्लिक कर दी, वो आपको बता देते हैं हम। देखिए इसको नोट कर लिया, 4.9, इसको नोट करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप अगर एरर्स निकालते हैं आप तो उसके बारे में देखिए। क्वेश्चन जब भी पूछता है तो एक अच्छा क्वेश्चन सेट हुआ है, ये आप कैसे पता करेंगे? देखिए अल्फा का जो ये लीस्ट काउंट है कितने डिजिट तक है? देखिए 2 डिजिट तक, डेसिमल के 2 डिजिट तक है अल्फा की वैल्यू, और एमीटर करंट डेसिमल के 1 डिजिट तक है, ठीक है। तो इसमें जो आपका सिग्निफिकेंट जो आपका डिजिट आएगा वो कितना आएगा? देखिए डेसिमल के 1 डिजिट तक ये है और 2 डिजिट तक ये है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट रिजल्ट में कितना आना चाहिए? इन दोनों में जो सबसे कम होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कहीं लिखा है 3.0, एक जगह लिखा है 4.05 और एक जगह लिखा है 2.001, ठीक। इसको आपको ऐड करना है, ऐड एक ऑपरेशन है, ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा? 3.0 और 2.001, तो आंसर आपका जो आना है 150325449। क्या ये आंसर है? क्या ये आंसर है? आंसर ये नहीं है, ठीक है। हालांकि आपके सिलेबस की बात नहीं है, पर आपको समझ में आना चाहिए एज अ फिजिक्स स्टूडेंट। दिमाग में आ गया तो बता दे रहे हैं, ये आंसर नहीं है। तो क्या आंसर है? हम 5 को राउंड ऑफ करके 9.1 लिख दें? ऐसा कर दें क्या? ऐसा कर दें क्या? या फिर 9.0 1 डिजिट तक है, ये मिनिमम है, तो 9.0 रहने दें। प्रॉब्लम है ना? देखिए सिग्निफिकेंट डिजिट इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आपका एरर कितने डिजिट तक मिनिमम रहेगा, कितने डिजिट तक नहीं रहेगा, उस बात को आप कैसे यहाँ पे दिखाएंगे। 3.0 है, इसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक है। डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट तक है, इसके पास 2 और इसके पास 3 है। लेकिन जो आपका रिजल्ट आएगा उसके पास, इसका मतलब क्या हुआ
कि डेसिमल के एक पॉइंट के बाद ये तो गलत रिजल्ट देगा ना। इसका मतलब रिजल्ट आप कैसे लिख सकते हैं, डेसिमल के सिर्फ एक पॉइंट तक, यानी आप या तो 9.0 लिख सकते हैं, नहीं तो आप राउंड ऑफ करके 9.1 लिख सकते हैं। तो फिजिक्स में क्या बात होती है, फिजिक्स में बात होती है कि यू कैन राउंड ऑफ, तो आप इस रिजल्ट को राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे, 9.1, और यही आपका आंसर होगा। अगर रिजल्ट में 9.0 दिया होता, मान लीजिए ऐसा कुछ आ जाता कि इन तीनों को ऐड करना है और रिजल्ट में 9.0, 9.1, 9.051 या 9.06 ऐसे करके कुछ भी दे देता, तो क्या आंसर होता, 9.1 होता और कुछ नहीं होता। ठीक है ना। तो एरर की एक छोटी सी बात थी जो दिमाग में आ गई तो आपको बता दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए कभी कभी टीचर्स झल्ला के आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी फेंक देते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल में आप ये सारी चीजें ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, आप ध्यान नहीं रखते हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन 36। इन अ पीएनपी ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, पीएनपी ट्रांजिस्टर है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, इफ एमीटर करंट चेंजेस फ्रॉम 0.6 मिली एम्पियर टू 0.4 मिली एम्पियर, एमीटर करंट चेंज हो रहा है 0.6 मिली एम्पियर से 0.4 मिली एम्पियर में, तो डेल्टा आई ई कितना चेंज हो रहा है, 0.2 मिली एम्पियर, 6 से 4। ठीक है, व्हेन एमीटर टू बेस वोल्टेज यानी इनपुट वोल्टेज, ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है कॉमन बेस है, तो कैसा होगा, देखिए इस तरीके का होगा, एमीटर बेस कलेक्टर, इसको आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस करेंगे, और इसको क्या करेंगे, इसको आप रिवर्स बायस करेंगे। ये P है, इस तरीके का होगा। तो इनपुट वोल्टेज क्या होगा, VBE बेस एमीटर, तो ये इनपुट वोल्टेज कहां से चेंज हो रहा है, 0.68 से 0.64 वोल्ट। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा VBE। ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा VBE कितना हो रहा है, 64 से 68, 0.04 वोल्ट। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि द डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंसेस, तो डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, आप जानते हैं स्टैटिक कब होगा, जब आपके पास ओम्स लॉ फॉलो होता है। ठीक है, तो आप कहीं भी कर्व के किसी भी पॉइंट पर रेजिस्टेंस देखेंगे तो वो सेम आएगा, लेकिन जब आपका ओम्स लॉ नहीं फॉलो होता है इस तरीके का, यानी डायोड्स में, तो आप किन्हीं दो पॉइंट्स के लिए रेजिस्टेंस निकालिएगा तो वो डिफरेंट आता है, और इसीलिए आप इसको क्या कहते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस। करना आपको कुछ नहीं है, डायनेमिक रेजिस्टेंस जो आर आएगा वो क्या होगा आपका, डेल्टा VBE यानी इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। ठीक है, IE क्या आ जाएगा आपका, 0.04 अपॉन 0.2। ठीक है, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, हमको लगता है 2 2 4, ये वाला आंसर आना चाहिए, 2 2 4, 200 ओम। ठीक, चूंकि ये मिली एम्पियर में है और ये वोल्ट में है, तो 10⁻³ 200 ओम आएगा। ठीक है, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस आप ऐसे ही निकालेंगे, कोई ज्यादा चेंज नहीं है, डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। क्लियर है, मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत इजी पर बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला याद है तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर झेलते रहिए। ठीक है, झेलते रहिए, हो जाएगा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम करेगा, टाइम लेगा, इट विल टेक टाइम। फॉर अ ट्रांजिस्टर इफ वैल्यू ऑफ अल्फा इज 0.9 देन वैल्यू ऑफ बीटा इज, अल्फा दिया है तो बीटा पूछ रहा है, क्या करेंगे, आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। याद हो जाना चाहिए भाई साहब, याद एकदम हो जाना चाहिए, बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा कितना है, 0.9, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 0.9, 1 माइनस 0.9 कितना आ गया, 0.9 अपॉन 0.1 कितना आ गया, 9, बीटा की वैल्यू 9। बस इसका कमाल, ये नहीं याद है तो डेफिनेशन लिखिए, फलाने कीजिए। ठीक,
फलाने फलाने करते रहिए होता रहेगा। ठीक है, मिटाते हैं। ठीक, मिटा देते हैं। अगला देखिए, द IB इज 105 माइक्रो एम्पियर, मतलब बेस करंट जो है 105 माइक्रो एम्पियर है। ठीक, तो लिख लेते हैं IB कितना है, 105 माइक्रो एम्पियर। और क्या पूछ रहा है, IC बोल रहा है 2.05 मिली एम्पियर। IC कितना है, 2.05 मिली एम्पियर। द वैल्यू ऑफ एल्फा विल बी, एल्फा होता है क्या है, एल्फा होता है आपका करंट गेन इन कॉमन बेस, यानी डेल्टा IC अपॉन IE लिख देते हैं। ठीक है, IC अपॉन IE, लेकिन हमारे पास IE तो है नहीं, क्या करेंगे, बस आपको IC अपॉन IB प्लस IC कर देना है। क्लियर है, अब हो जाएगा। देखिए कितना आएगा, ये आएगा 2050 माइक्रो एम्पियर में। अगर करेंगे तो इसमें 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1 2 3 2050 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 105 प्लस 2050 माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो एम्पियर से कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए आप, आ जाएगा 2050 अपॉन 2155 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर 0.95। ठीक है, 0.95। ठीक, आसान था, इजी है। देखिए सारे क्वेश्चंस, इसीलिए टाइम नहीं ले रहे हैं हम, ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। बस मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए क्वेश्चन कैसा भी पूछे, आपको बस वही बेसिक 2-3 फॉर्मूले याद रखने हैं। IB प्लस IC इज इक्वल्स टू IE, अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू सब याद रखनी है, आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, अल्फा बीटा पर लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक दो और कराएंगे, देखते हैं अगर अच्छे क्वेश्चंस होंगे तो एक दो और करा देंगे। For a transistor is alpha is equals to 0.96, then beta is, देखिए यहाँ पर अल्फा दिया था, बीटा पूछा था, यहाँ पर भी अल्फा दिया है, बीटा पूछा है। ओ सेम क्वेश्चन। देखिए चलिए कोई बात नहीं है, बीटा क्या है, बीटा होगा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, 0.96 अपॉन 1 माइनस 0.96, तो कितना आएगा 0.96 अपॉन 0.04। ठीक है, 24 चौक 96, 24। देखिए 24 आंसर। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन जो आपका है, अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज यूज्ड टू सप्लाई 100 वोल्ट DC। एक हाफ वेव रेक्टिफायर है, वो 100 वोल्ट DC सप्लाई करता है टू अ लोड ऑफ 800 ओम। ठीक, यानी कि जो आपका सप्लाई है, आउटपुट वोल्टेज है, वो 100 वोल्ट DC है। ठीक है, आपका लोड रेजिस्टेंस RL वो 800 ओम है, 800 नहीं 800 ओम है। इफ डायोड हैज प्लेट रेजिस्टेंस 200 ओम, मान लीजिए RP कह देते हैं, प्लेट रेजिस्टेंस 200 ओम, देन एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर इज, पढ़ा ही नहीं है सर, कल कुछ तो बताया था पर कुछ लोग लास्ट तक वीडियो नहीं देखे होंगे। हाँ, कुछ लोग लास्ट तक वीडियो नहीं देखे होंगे, और कुछ देखे होंगे तो उनको याद नहीं होगा। कोई बात नहीं है, याद तो हो जाएगा धीरे धीरे करते करते, बस एग्जाम तक याद हो जाए, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये जो RP है, ये क्या है, डायोड हैज प्लेट रेजिस्टेंस, यानी इनपुट रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो स्मॉल r की जगह आप ये रख दीजिए, कैपिटल R की जगह ये रख दीजिए। फॉर्मूला आपका यही रहेगा, ईटा इज इक्वल्स टू हाफ वेव रेक्टिफायर है, यानी 40.6, देखिए ऑप्शन में दिया है 40.6 अपॉन 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, तो 40.6 अपॉन 1 प्लस 200 अपॉन 800,
ठीक है, 200/800, तो 2/8 1/4, यह आ जाएगा 5/4, और 5/4 की वैल्यू कितनी होती है, नहीं 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ईटा इज इक्वल्स टू 4/5 इंटू 40.6, ठीक, तो ये आएगा 0.8 के आसपास, ठीक है। और 832 0.8 इंटू 40.6 और 832 होती है 32.5 वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, 32.5 वाला ऑप्शन सही होगा। अगर फुल वेव रेक्टिफायर, देखिए इससे मतलब ही नहीं है आपको, सप्लाई वोल्टेज से मतलब नहीं है, आपको रेजिस्टेंस से मतलब है, ठीक है, आपको सिर्फ रेजिस्टेंस इसीलिए इंक्लूड कर दिया है कि आप देख लीजिए। फुल वेव रेक्टिफायर आ जाएगा तो 80.2 81.2 कर देंगे बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो होपफुली आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर है तो कमेंट करके बताइएगा। हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इस पर, ठीक है, और हो सकता है कि ट्रांजिस्टर में अभी इस लेक्चर में खत्म कर दे, और फिर हम देखेंगे क्या चीज, एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर के 2 4 5 क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो गए हैं ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की ओर, ठीक है। तो जिन लोगों ने एम्पलीफायर नहीं पढ़ा जिन लोगों ने एम्पलीफायर नहीं पढ़ा है वो लोग कोशिश करें कि इसको समझ जाएं, इसको याद रखें, क्योंकि एग्जाम में एम्पलीफायर से क्वेश्चन तो आने हैं, है ना, एम्पलीफायर ऑसिलेटर से आने हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आप पढ़ लीजिएगा, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं ताकि आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट तो बना रहे कि हो क्या रहा है एम्पलीफायर में आखिर, ठीक है। चलिए तो 41 जो है क्वेश्चन नंबर, 40 क्वेश्चन हो गए थे, 41वां क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ए डायोड इज 2 × 10⁻² मिली एम्पियर पर वोल्ट। एक कर्व है डायोड का, कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है, करंट वर्सेस वोल्टेज कर्व, उसी को कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं डायोड के लिए। देखिए लिखा है मिली एम्पियर अपॉन वोल्ट, ठीक है, क्या होता है इस तरीके का, यहाँ पर क्या होता है करंट, यहाँ वोल्टेज, और ये रहा आपका कर्व, यही है, इसी का स्लोप जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 × 10⁻² मिली एम्पियर पर वोल्ट। इधर भी जो आपका कर्व आएगा उसके बारे में भी कह सकता है, ठीक है। सो आप मतलब जो ऐसे ब्रेक डाउन हो जाता है उधर भी कह सकता है, तो आप ये मत बोलिएगा कि सिर्फ फॉरवर्ड बायस में, यही इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, इसमें से कहाँ पे है वो हमको नहीं पता, ठीक है, हम उससे मतलब नहीं रखते हैं, बस है कहीं। तो क्या बोल रहा है कि स्लोप दिया हुआ है, अब बोल रहा है द प्लेट रेजिस्टेंस ऑफ डायोड विल बी, रेजिस्टेंस पूछ रहा है बेसिकली, ठीक, आपको स्लोप दिया है इस कर्व का और रेजिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, रेजिस्टेंस ही स्लोप होता है, बिल्कुल रेजिस्टेंस ही स्लोप होता है, तो ऐसा ही हो जाना चाहिए 2 × 10⁻² ओम, क्यों होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए रेजिस्टेंस जो है ना वो वोल्टेज अपॉन करंट है, V अपॉन I, लेकिन जो स्लोप है वो देखिए करंट अपॉन वोल्टेज में है, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। VI कर्व जो लेते हैं, VI कर्व, उसमें जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस देता है, लेकिन IV कर्व लेंगे, IV कर्व, तो क्या देगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन स्लोप। बात क्लियर हो गई, 1 अपॉन स्लोप। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको प्लेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, 1 अपॉन स्लोप कर देना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन स्लोप, 1/2 × 10⁻² मिली एम्पियर है, इसको एम्पियर में बदलेंगे तो क्या होगा, -3, ठीक है, -3, तो 10 पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5/2, ठीक है। अगर आप 3 हटा दीजिए यहाँ से तो किलो में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 50 किलो ओम, ठीक है, कैलकुलेशन ही है, जो तेजी से कर लेगा उसके लिए अच्छा है, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा 50 किलो ओम। बात क्लियर हो गई, बस थोड़ा सा घुमाया था।
अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है अगला जो क्वेश्चन है वो आपका एम्पलीफायर से है। बेसिक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि अगर आप इन अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, अगर आप ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर के लिए यूज किए हैं उसको कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में रखे हैं, द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल इज। एम्पलीफायर करता क्या है? एम्पलीफायर जो है सिग्नल का एम्पलीट्यूड एम्पलीफाई कर देता है, बड़ा कर देता है। जैसे आप मान लीजिए ये एम्पलीफायर है, ठीक है, एम्पलीफायर, आप यहाँ पर इस एम्पलीट्यूड का एक सिग्नल डालते हैं तो यहाँ से वो क्या देगा, वो देगा इस एम्पलीट्यूड का सिग्नल, ठीक है। इसीलिए आप जब गाना वाना गाते हैं, भाषण देते हैं तो माइक के साथ एक एम्पलीफायर लगाते हैं, क्योंकि आप तो धीमे धीमे बोल रहे हैं, ठीक है, हम भी पढ़ा रहे हैं, हमको माइक की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि हम धीमे धीमे बोल रहे हैं, एक माइक रहे जो उसको कैप्चर करे और उसके बाद सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाए, तो सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा तो तेज लाउड सुनाई देगा आवाज़, ठीक है, बात क्लियर है। तो यही एम्पलीफायर का जो है बेसिकली काम है। इसके लिए सर्किट वगैरह आपने देखा ही होगा। देखिए इसमें होता क्या है बेसिकली, अगर आपने कॉमन एमीटर एम्पलीफायर लगाया है तो क्या होगा, देखिए सिग्नल ऐसे आपने इनपुट किया है इस तरीके का, लेकिन आउटपुट कैसे मिलेगा? आउटपुट इसका इन्वर्टेड मिलता है आपको, ठीक है, आउटपुट कैसा मिलता है? आउटपुट इन्वर्टेड मिलता है। तो फेज डिफरेंस जो है 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आपको मिलता है, ठीक। इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल में 180 डिग्री का आपको फेज डिफरेंस मिलता है, याद रहेगा, क्लियर है। चलिए अगला देखिए, एन ऑसिलेटर इज नथिंग बट एन एम्पलीफायर विद। एक ऑसिलेटर भी आपको पढ़ना रहता है। ऑसिलेटर क्या है? ऑसिलेटर इज नथिंग बट एन एम्पलीफायर विद, एक एम्पलीफायर है किसके साथ? एक एम्पलीफायर लीजिए, उसके साथ क्या कर दीजिए कि वो ऑसिलेटर हो जाए, ठीक। तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि एम्पलीफायर में जब भी आप कोई भी सर्किट ऑपरेशन करते हैं तो आपको 100% एफिशिएंसी नहीं मिलती है, ठीक है, 100% एफिशिएंसी नहीं मिलती है। यानी आप मान लीजिए आप क्या करते हैं कि जब आप कुछ पावर इनपुट करेंगे तो बाहर से पावर जो आउटपुट होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। ऑसिलेटर क्या करता है, बाहर के जो आउटपुट पावर है उसमें से थोड़ा सा कुछ पार्ट लेकर इनपुट में डालता है, ठीक है, ताकि जो फिर से आउटपुट मिले वो कांस्टेंट मिले, ठीक है। ऐसे प्रोसेस को आप पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। पॉजिटिव फीडबैक सर्किट आपने ऑसिलेटर पढ़ी होंगे तो आप अच्छे से पढ़े होंगे पॉजिटिव फीडबैक। तो ऑसिलेटर बनाने के लिए आप क्या करते हैं, एम्पलीफायर को पॉजिटिव फीडबैक दे देते हैं। आप एम्पलीफायर को पॉजिटिव फीडबैक दे देते हैं तो क्या बन जाता है? ऑसिलेटर बन जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए दो और क्वेश्चंस हैं, एकदम सेम टू सेम है, ठीक। ऐसा कोई एक क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था आपको कि करंट गेन किस में सबसे अधिक होता है। अब है वोल्टेज गेन और पावर गेन। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन के थ्रू कराएंगे आपको। देखिए वोल्टेज गेन और पावर गेन दोनों कॉमन एमीटर, वोल्टेज गेन इज हाईएस्ट इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, पावर गेन इज हाईएस्ट इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। दोनों चीजें आपको कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट मिलती हैं, ठीक है। इसीलिए जब आप एम्पलीफायर यूज करते हैं तो बेसिकली आप कॉमन एमीटर एम्पलीफायर यूज करते हैं, ठीक है। यहां पर भी आपको दिखाया, बेसिकली आप पढ़ते भी हैं कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। आपको मैंने जब पढ़ाया था तो बोला भी था कि कॉमन कलेक्टर बहुत यूज नहीं होगा, कॉमन बेस रेयरली यूज होगा और कॉमन एमीटर जो है हर जगह यूज होगा। क्यों? क्योंकि आपको वोल्टेज में एम्पलीफिकेशन चाहिए होता है और वो करने का काम कौन करता है? यही कॉमन एमीटर, ठीक है। तो देखिए वोल्टेज गेन इज हाईएस्ट इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, पावर गेन इज हाईएस्ट इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। और करंट गेन हाईएस्ट किस में होता है? करंट गेन कमेंट करके बताइए, करंट गेन इज हाईएस्ट इन, जिसको याद है कमेंट करके बताएगा। करंट गेन इज हाईएस्ट इन, लिखे करंट गेन इज हाईएस्ट इन कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। बता दीजिए फटाक से। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको याद दिला देता हूं। कॉमन जब आप बेस लेते हैं तो करंट गेन क्या आता है? करंट गेन आपका आता है 0.9 के आसपास, यानी 1 से छोटा, ठीक है, लेस देन 1, ठीक।
कॉमन एमीटर जब आप लेते हैं तो कॉमन एमीटर में करंट गेन क्या आता है, ग्रेटर देन 1, बीटा आता है इसके लिए, बीटा 50 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जब आप कॉमन कलेक्टर लेते हैं तो कॉमन कलेक्टर में करंट गेन सबसे अधिक होता है, ठीक है, हाईएस्ट होता है। पर चूंकि हम इसको अगर ऑप्शन में है तो कॉमन कलेक्टर लगाएंगे, ठीक है, ऑप्शन में है तो कॉमन कलेक्टर लगाएंगे, ठीक, नहीं तो कॉमन एमीटर आपका है। बात क्लियर हो गई, याद आ गया होगा कि करंट गेन कॉमन कलेक्टर में सबसे अधिक होता है, उसके बाद कॉमन एमीटर में होता है और उसके बाद कॉमन बेस में होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज आप याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर गेन। करंट गेन, पावर गेन और वोल्टेज गेन कॉमन एमीटर में सबसे अधिक, और करंट गेन आप कॉमन एमीटर में मीडियम वाला होता है, कॉमन कलेक्टर में सबसे अधिक होता है, ठीक है। इतना कुछ हो गया। अब आते हैं इधर, इसे मिटा देते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसे मिटा देते हैं हम, ठीक है, ताकि हम बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकें। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, इन कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एन होगा, ठीक है, एन होगा, एन कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैज करंट गेन 50, ठीक है। एन हम इसलिए लगाए क्योंकि हमने ये यूज किया है ना, एब्रिविएशन सीई यूज किया है, ठीक है। अगर हम कॉमन एमीटर लिखते तो ए लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। करंट गेन 50 है, कॉमन एमीटर में करंट गेन क्या होता है, बीटा होता है, बीटा, बीटा क्या बोल रहा है, 50 है। इफ लोड रेजिस्टेंस इज 4 किलो ओम, आर एल कितना है, 4 किलो ओम, एंड इनपुट रेजिस्टेंस इज 500 ओम, आर इनपुट 500 ओम, देन वोल्टेज गेन इज, वोल्टेज गेन एवी से दिखाते हैं, ठीक है, एवी, ठीक, वोल्टेज गेन को दिखाते हैं, और एपी कर दीजिएगा तो पावर गेन हो जाएगा। ए से एम्पलीफिकेशन या गेन कहते हैं, ठीक है, और इन पावर, एम्पलीफिकेशन इन पावर, इसी को पावर गेन कह देंगे। एम्पलीफिकेशन इन वोल्टेज, वोल्टेज गेन कह देंगे, एवी, ठीक। तो वोल्टेज गेन, अब बताइए वोल्टेज गेन, आपको ये सब फॉर्मूला कहीं आपने पढ़ा नहीं है, ठीक, आपने पढ़ा नहीं है, बीटा आर एल आर इन में क्या क्या रिलेशन है, कैसे किया जाएगा, ठीक है, हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए, मैं आपके साथ, एवी आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, यही होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट वोल्टेज होता है। और सुनिए, आउटपुट वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं, V आउटपुट अपॉन V इनपुट, I आउटपुट R आउटपुट अपॉन I इनपुट R इनपुट, क्लियर है, क्लियर है। I आउटपुट अपॉन I इनपुट, कॉमन एमीटर है, कॉमन एमीटर में I इनपुट क्या होता है, IB, और I आउटपुट क्या होता है, IC, ठीक है। तो ये क्या हो गया, I आउटपुट IC अपॉन IB, और ये क्या हो गया, R आउटपुट कौन सा है, लोड, और R इनपुट, इनपुट रेजिस्टेंस RI, IC अपॉन IB क्या होता है, बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा RL अपॉन RI। फॉर्मूला बन के तैयार है, मैंने आपको फॉर्मूला बोर्ड पर परोस दिया है, आप फॉर्मूले को निगल जाइए, अगर नहीं निकल सकते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्या क्या है आपका फॉर्मूला, AV वोल्टेज गेन इज इक्वल्स टू बीटा RL अपॉन RI। अगर बोल देगा कि कॉमन बेस है तो क्या करेंगे, बीटा की जगह अल्फा हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। तो AV एक और है कॉमन बेस के लिए, AV इज इक्वल्स टू अल्फा RL अपॉन RI। दोनों फॉर्मूले को रोटी में लपेट लीजिए, अंदर पानी दवा की तरह, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बेसिक फॉर्मूले से निकाला मैंने। अब आप पूछिए सर ये कहाँ से लिख दिया, तब गड़बड़ है? तो चलिए देखते हैं क्या आएगा आंसर। AV एम्पलीफायर का क्वेश्चन है,
याद रखिएगा, एम्पलीफायर का, ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ए वी इज इक्वल्स टू बीटा 50, आर एल 4 किलो ओम 4 इंटू 10⁻³ अपॉन 5 इंटू 10⁻², 10, ये 2 हट जाएगा, 10 बच जाएगा, आ जाएगा 400। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा साफ सुथरा अच्छा लगेगा। चलिए अगला देखते हैं। इन कॉमन बेस एम्पलीफायर, हो सकता है कॉमन बेस, ऐसा नहीं है सिर्फ कॉमन एमीटर ही होगा, कॉमन बेस भी हो सकता है, ठीक, यूज नहीं करते अलग बात। आरएल जो है, आरएल लोड रेजिस्टेंस 400 किलो ओम है, रेजिस्टेंस ऑफ इनपुट सर्किट 200 किलो ओम है, करंट गेन 0.95 है, पावर विल बी, पावर कैसे निकालेंगे, देखिए अगर वोल्टेज गेन पूछता तो आप क्या लिखते हैं, वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन का आंसर कमेंट कीजिएगा कि इस क्वेश्चन 47 में वोल्टेज गेन एवी क्या आएगा, आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जो कमेंट करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा पर उससे ऐसा क्वेश्चन कभी फिर मिस भी नहीं होगा, ठीक है। तो कमेंट कीजिएगा कि क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। क्या आएगा, वोल्टेज गेन इसमें, लेकिन इसमें पूछा क्या है, पावर गेन, पावर पूछा है, पावर, ठीक है। तो हम पावर बताते हैं आपको क्या होगा। देखिए पावर क्या होता है, v²/r होता है, पावर क्या होता है, v²/r, ठीक है। अब देखिए अगर हम पावर को लिख देते हैं कि जो आपका पावर गेन है ये एवी का स्क्वायर है अपॉन, नहीं एवी का स्क्वायर मत लिखिए, इसको लिख दीजिए पावर इज इक्वल्स टू, सिंपल फिर से आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ठीक है। और अब देखिए आउटपुट पावर क्या होती है, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई होता है, तो आप लिख दीजिए आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, क्लियर है। आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट क्या होगा, आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट क्या आएगा, ये आएगा आपका अल्फा, आउटपुट अपॉन इनपुट अल्फा, ठीक है, करंट गेन अल्फा हो गया। और वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट क्या है, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट ही तो एवी है, वोल्टेज गेन है, ठीक है, एवी है। और इसकी वैल्यू क्या है, अगर अल्फा के टर्म में लिखना है तो अल्फा आर एल अपॉन आर इन है, क्लियर है। तो आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा आर एल अपॉन आर इन, तो क्या आ जाएगा, अल्फा² आर एल अपॉन आर इन। हम ये फॉर्मूला आपको निकाल कर क्यों दिखा रहे हैं, ताकि आपको ये फॉर्मूला याद ना करना पड़े, ठीक है। पावर गेन पूछा, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट करके निकाल लिया, वोल्टेज गेन पूछा, वोल्टेज आउटपुट अपॉन वोल्टेज इनपुट करके निकाल लिया। आपको ये फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, ठीक। जो गलती हम लोग करते हैं उसी गलती से सीखते हैं, वो आपको बताते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा² आर एल अपॉन आर आई। देखिए अब इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं, इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, ये तो आपने कमेंट कर दिया होगा, पावर गेन इज इक्वल्स टू, आप क्या लिखेंगे, ए वी वोल्टेज गेन इंटू एम्पलीफिकेशन और इंटू करंट गेन, ठीक है। वोल्टेज पावर गेन इज इक्वल्स टू वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन, ठीक है। अगर आपका कॉमन एमीटर हुआ तो आप क्या लिखेंगे, β² आर एल अपॉन आर आई। अगर कॉमन बेस हुआ तो क्या लिखेंगे, अल्फा² आर एल अपॉन आर आई। अब इस फॉर्मूले को भी रोटी और सॉस के साथ अंदर, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए β², यहां पर क्या यूज होगा, यहाँ पे अल्फा² वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो आप पावर AP लिख सकते हैं, अल्फा²
RL अपॉन RI, अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.95 का होल स्क्वायर, RL क्या है लोड 400 किलो ओम अपॉन 200 किलो ओम, ये कितना आएगा 2 आ जाएगा, और 0.95 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर असल में आने वाला है डिंग 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 200 किलो ओम। सही तो लिखा है? ये 200 ओम है, ठीक है, ये 200 ओम है, ठीक है, ये 200 ओम है, तब आएगा ये आपका 1805, ठीक है। जहां से मैंने क्वेश्चन देखा वहीं पे गलती लिखी हुई थी, मैंने जब सॉल्व किया, तो सॉल्व नहीं करता मैं क्वेश्चन, है ना, हम पहले सॉल्व नहीं करते हैं, बस देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या है, हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चलिए 1805 आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ फैट, नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछिएगा, ठीक है, हमसे नहीं पूछेगा तो किससे पूछिएगा। चलिए अगला देखते हैं, द एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ ए फेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, इज 20, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो है फेट का वो 20 है, इट्स प्लेट रेजिस्टेंस इज 10 किलो ओम, देन इट्स म्यूचुअल कंडक्टेंस इज, ठीक है। देखिए आपको कभी भी फेट का या फिर ट्रायोड का, ठीक है, फेट का, ट्रायोड का या फिर मॉसफेट का, इन तीनों में से किसी का भी आपसे क्वेश्चन पूछ दे, आपको जो फॉर्मूलेशन मैंने कराया है वही फॉर्मूलेशन आपको काम आएगा, ठीक। क्या है देखिएगा, म्यू इज इक्वल्स टू RD इंटू GM, ठीक है। बस आपको क्या बदल सकता है, नोटेशन बदल सकता है, ये फॉर्मूला नहीं बदलेगा। म्यू क्या होता है इसमें, म्यू होता है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ठीक है। ये जो होता है ये रेजिस्टेंस है, जब आपका ट्रायोड पूछ देगा तो प्लेट की रेजिस्टेंस हो जाएंगे, मॉसफेट पूछ देगा तो कुछ और हो जाएगा, फेट पूछ देगा तो कुछ और हो जाएगा, और GM क्या है, म्यूचुअल कंडक्टेंस है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू RD इंटू GM पर लगा लीजिएगा इसको, ठीक, याद रखिएगा। देखिए एम्प्लीफिकेशन फैक्टर दिया है आपका 20, RD क्या दिया हुआ है, प्लेट रेजिस्टेंस 10 किलो ओम, ठीक है, 10 टू द पावर 3 ओम, और GM आपका पूछ रहा है, तो GM क्या हो जाएगा, आ जाएगा 20 अपॉन 10 इंटू 10 टू पावर 3, यानी कि 2 इंटू 10 टू पावर -3 मोह। देखिए नीचे ओम से मल्टीप्लाई किया, ओम से डिवाइड किया है तो क्या आ जाएगा, मोह आ जाएगा, MHO, ये वाला आपका आंसर हो गया। तो आज का लेक्चर यहीं पर करते हैं खत्म, अगले लेक्चर में होपफुली हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करें। अगर ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर पे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं तो कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर और इन टॉपिक्स को डेडिकेट किया जाए, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत वाइड हैं, वास्ट हैं और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो डिजिटल हमारा शुरू होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिए, कोई आपकी क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।